हेलो दोस्तों, मैं वीरू अपोलाई ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th की। और ये चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस से है और चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 आप देख ही रहे होंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक है, हमारा चैप्टर है। और ये सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस का, आपको इतना तो बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आज इसी को हम एक बार कवर करते हैं। इसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन अगर बनता है ना, तो वो बनता है हरित क्रांति के ऊपर। ठीक है, कि हरित क्रांति क्या है। ठीक है, और हरित क्रांति के लाभ और हानि पूछता है, यानी कि हरित क्रांति का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो चलिए हम इसी चीज़ को आज कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और अगर अच्छा लगा सब कुछ तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए। तो हरित क्रांति सबसे पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या था कि देश में ना खाद्यान्न की संकट काफ़ी ज़्यादा आ गया था 1960 के दशक में। ठीक है, तो देश में भुखमरी की परिस्थिति था, तो इसलिए इसे उबरने के लिए हमने हरित क्रांति शुरू किए थे। तो क्या है जानते हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या की तुलना में कृषि नहीं हो पा रही थी, कृषि उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट पाल सके। ठीक है, जिससे 1960 के दशक में, ठीक है, देश के अंदर खाद्यान्न संकट यानी कि भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक है, जिससे भुखमरी की स्थिति जब उत्पन्न हो गया, तो इसलिए देश में कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चलाया गया 1960 के दशक में। ठीक है, और आपको भी पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, ठीक है, वो कृषि के लिए ही था। कृषि पर बल दिया जा रहा था ताकि हमारे देश में जो खाद्यान्न संकट है, भुखमरी की जो समस्याएं हैं, ठीक है, इनसे निपटा जा सके। और ये हरित क्रांति की अगर बात करें तो इनका जनक कौन कहलाता है, तो इनका जनक एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मिलान वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है, और भी कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि मतलब हरित क्रांति का जनक कौन है, रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, ऑपरेशन क्या बोलते हैं फ्लड, या फिर श्वेत क्रांति का जनक। तो ये सब ऐसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ एक बार हरित क्रांति का जनक यानी कि एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानिए। ठीक है। चलिए अब हम इसका कदम एक बार पढ़ लेते हैं। तो हरित क्रांति का कदम क्या है। ठीक है, तो हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। तो कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए सबसे पहले सिंचाई के साधनों का निर्माण किया गया, यानी कि छोटे बड़े बांधों और नहरों आदि का निर्माण किया गया, तालाबों का निर्माण किया गया, ताकि नहरों का निर्माण करने से जिस एरिया में पानी की कमी है वहाँ पे पानी पहुँचाया जा सकता था। बांध बन की वजह से दूर दूर तक पानी पहुँचाया जा सकता था। ठीक है, बांध की वजह से। और तालाब वगैरह इसलिए बनाया गया ताकि वर्षा के पानी को एकत्रित किया जा सके। तो सिंचाई के साधनों का निर्माण किया गया था हरित के क्रांति के दौरान। और इस वजह से कृषि में जो समस्याएं आ रही थी पानी की वजह से, वर्षा पर जो निर्भर रहा करते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा निर्भरता हमारा घटा था जब इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं HYV। HYV वीजों का प्रयोग किया था हमने 60 के दशक में। अब HYV बीज क्या होता है। ठीक है, तो HYV बीज जो होते हैं वो अच्छे क्वालिटी का बीज होता है जो जल्दी मरते नहीं है। और ऐसे बीज है ना, काफ़ी ज़्यादातर यही होता है पॉसिबिलिटी कि ये बीज फसल के रूप में उगते ज़रूर है। ठीक है, तो HYV का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है हाई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हाई। ठीक है, यील्डिंग हाई यील्डिंग, और ये है वैरायटी। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है,
तो हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज था, ठीक है, हमने इसका क्या किए, प्रयोग किए हमने। और फिर हमने वैज्ञानिक तरीका का खेती में प्रयोग किए। वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, तो पुराने टाइम में हम जब खेती का जो तरीका अपना रखा थी वो परंपरागत तरीका था, ठीक है। और इसमें होता क्या था कि इसमें होता ये था कि हम ना मतलब बिल्कुल पूरा पिछड़ी हुई तकनीक के द्वारा खेती करते थे। लेकिन अब हमने वैज्ञानिक तरीका अपनाना शुरू कर दिए थे खेती में। जैसे कि आज के टाइम में हम इज़राइल का जो तकनीक अपना रहे हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। तो उस समय भी कई सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप तरीके के रूप में हम प्रयोग कर रहे थे, तो कहीं न कहीं ये भी बेनिफिट हुआ कदम के रूप में। आगे हम पढ़ लेते हैं कि हरित क्रांति का अगला कदम क्या था, ठीक है। तो रासायनिक दवाइयों का हमने प्रयोग किए। रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से क्या हुआ कि जो पौधों में कीड़े लग जाते थे, ठीक है, वो बंद हो गया, ठीक है, और फसल थोड़ा सा अच्छा होने लगा। और कृषि के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध करवाया गया, ठीक है। तो ये सब के सारे चीज़ें जो थी वो हरित क्रांति के दौरान कदम उठाया जा रहा था ताकि कृषि व्यवस्था का विस्तार किया जा सके, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि हरित क्रांति का जो है वो लाभ क्या है, ठीक है। तो हरित क्रांति के लाभ या फिर सकारात्मक प्रभाव या परिणाम, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का लाभ बताइए, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव बताइए, या हरित क्रांति का सकारात्मक परिणाम, ठीक है। और इसी के उल्टा नकारात्मक, ठीक है, जो नीचे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि हरित क्रांति के लाभ क्या है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे देश में आपको भी पता है कि अनाज की कमी थी, खाद्यान्न संकट था, ठीक है। तो जब हरित क्रांति जब चला तो इससे क्या हुआ कि अनाज के अधिक उत्पादन की वजह से देश की भूखमरी की समस्या समाप्त हो गई, ठीक है। और हमारे देश में लोग जो भूख से मर रहे थे उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उबर पाए। दूसरा है, खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए और खाद्य वस्तुओं का को निर्यात करने लगे। यानी कि हम सब ना गेहूँ, चावल आदि ये सब हम विदेशों से मंगवाते थे अपनी जनसंख्या को पेट पालने के लिए, भरण पोषण के लिए, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति के बाद हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। यानी कि हमें विदेशों से खाद्यान्न वस्तुएं मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि हम खाद्य वस्तुओं को हम बेचने भी लगे, निर्यात भी करने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हरित क्रांति के शुरू होने के लिए हरित क्रांति को शुरू करने के लिए हमने क्या किए थे कि विश्व बैंक से ना कर्ज लिए थे, लोन लिए थे, ठीक है। हरित क्रांति को शुरू करने के लिए विश्व बैंक से हमने क्या लिए थे, लोन लिए थे, और उसे हमने चुका दिए थे, ठीक है। और चुका दिए तो इससे भारत का ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ा, ठीक है। क्योंकि विकासशील देश जो होते हैं वो कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन जल्दी चुका नहीं पाते, लेकिन भारत ने लिया और चुका दिया, तो इससे भारत का विश्व में अहमियत बढ़ा, महत्व बढ़ा। नेक्स्ट है, खाद्यान्न के मामले में 3 राज्य कौन कौन से थे, तो वर्तमान पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये तीनों ही जो राज्य है वो खाद्यान्न के मामले में काफ़ी ज़्यादा उभरे, ठीक है। और नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी और गरीबी में कमी आई। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेरोजगारी है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी है, गरीबी है, उसमें कमी आई। क्यों? क्योंकि गांव में लोगों को कृषि में रोजगार मिलने लगा तो बेरोजगारी में कमी आई, और इनसे लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। इसकी वजह से भी अ, उनकी गरीबी दूर हुई, ठीक है। और नेक्स्ट, ग्रामीण आय में वृद्धि हुआ, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा हूँ। गांव की जो आय है, ठीक है, जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा तो गांव की जो आय होता है बहुत कम होता है, लेकिन हरित क्रांति के दौरान बढ़ गई थी उनकी आय। तो इसका बेनिफिट हमने 6 पॉइंट में पढ़े हैं, ठीक है। अब हम इसका जो हानि है, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसकी हानि देखें तो सबसे पहला ये है कि पौष्टिक आहार की कमी हुई है, ठीक है, हरित क्रांति के दौरान से। क्यों? तो हरित क्रांति के दौरान हमने रासायनिक
चीज़ों का प्रयोग किए थे फसल में ताकि कीड़े मर जाए, ठीक है। लेकिन रासायनिक चीज़ों का मतलब खाने पीने की जो चीज़ है वो भी तो अवशोषित करता है ना, फसल भी तो अवशोषित करता है उसको। तो इससे हमारे जो पौष्टिक आहार मिला करता था, ठीक है, वो अब मिलना बंद हो गया है। और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें खाने पीने से ही होती है आजकल, ठीक है। और नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरकता में कमी। मतलब हमने क्या किए कि फसल को अधिक से अधिक उगाने के लिए हमने रसायन बहुत सारे मिट्टी में डाले, बहुत सारे खाद डाले। इससे क्या हुआ कि फसल तो अच्छा हुआ, लेकिन कमी ये हुआ कि अब मिट्टी की उर्वरकता ख़त्म हो रही है बहुत तेज़ी से। और बिना ये केमिकल के हम खेती की कल्पना नहीं कर सकते हैं आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि इसी केमिकल से ही खेती हो रहा है। और बिना केमिकल के साधारण रूप से हम खेती अगर करते हैं तो उसकी फसल, उसकी उत्पादकता उतनी नहीं होगी जितना केमिकल से हमें मिल रही है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, वो अपरदन हो रहा है उसका। मतलब क्या होता है? तो देखो, मिट्टी की उर्वरकता में कमी आने की वजह से वो बंजर कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। और बंजर होने से एक स्थान के जो मिट्टी है ना, हवाओं से, पानी से, आदि से वो एक स्थान से उड़ के या कट के दूसरे स्थान पे जाती है, ठीक है। तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। आप सब देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में जब पूरे अपने क्षेत्र में धूल ही धूल रहता है, तो हवा से मिट्टी उड़ के और दूसरे स्थान पे चली जाती है और वहाँ पे उसको मिट्टी को बिछा देती है हवा। तो ये क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी कटा है ना, इसे कहते हैं मिट्टी मिट्टी की अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कटा है। और जहाँ पे वो छोड़ा जाता है मिट्टी को, उसे कहते हैं निक्षेपण, ठीक है। तो मिट्टी मृदा का अपरदन हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट, हरित क्रांति में अगर बात करें तो इसका जो लाभ है ना, सिर्फ बड़े किसानों को ही हुआ है, ठीक है, छोटे किसानों को नहीं। एक बार सही से हम पढ़ लेते एक बार। बड़े किसानों को हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन भूमिहीन किसानों को, ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं होते हैं, ऐसे किसानों को भूमिहीन किसान कहते हैं। और खेतीहर मजदूरों को, ठीक है, हरित क्रांति में कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है, जिससे देश में अमीरी गरीबी में अंतर बढ़ा। जाहिर सी बात है, मैं बड़े किसान हूँ तो मेरे पास बहुत सारा भूमि का टुकड़ा है, बड़े बड़े, तो ऐसे में मेरे को इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वहीं पे भूमि की हीन किसान है जिनके पास भूमि है ही नहीं, और है भी तो बहुत छोटा है, तो ऐसे में इस पर ये खेती करेंगे तो इनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल से ये साल भर के लिए अपना परिवार को चला पाएंगे। लेकिन जिसके पास बड़े बड़े भूमि के टुकड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे किसानों को बहुत सारा आय प्राप्त हुआ हरित क्रांति के दौरान, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए। लेकिन जो भूमिहीन किसान थे, ठीक है, भूमिहीन किसान थे, खेतीहर मजदूर जो थे, उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता बढ़ा, ठीक है, ये बढ़ा है लिखना। क्षेत्रीय असमानता बढ़ा क्योंकि हरित क्रांति में वर्तमान पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश कृषि में विकास किया, ठीक है, लेकिन अन्य राज्य पिछड़ गए। यानी कि क्षेत्रीय असमानता कैसे बढ़ी, तो आपको मैंने बताया था कि हरित क्रांति जो सफल हुआ सिर्फ 3 राज्य में हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इनमें बहुत ज़्यादा कृषि का उत्पादकता बढ़ा, लेकिन भारत के अन्य राज्य थे, उन्होंने कृषि उत्पादन पे बल नहीं दिया, इसलिए वो पिछड़ गए। तो इसलिए क्षेत्रीय असमानता बढ़ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हरित क्रांति में कुछ ही फसलों पर बल दिया गया था, जैसे कि गेहूं और चावल, ठीक है। गेहूं, चावल और अन्य फसलों को अनदेखा किया गया। गेहूं चावल पर बल दिया गया उत्पादन के लिए, और अन्य फसलों को अनदेखा किया गया। तो आई होप आपको हरित क्रांति का लाभ और हानि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति को ही हम कह देते हैं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड एक ही है, तो हम एक बार सही से समझते हैं, इस पर भी क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। तो देखिए, 1970 के दशक में दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक गुजरात के आनंद शहर में एकत्रित होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ब्लैक
प्रिंटेड है जो वर्ड्स, लाइनें, पैसेज, उसके पीछे आपको गुजरात का मैप दिख रहा होगा येलो कलर का, ठीक है। तो ये है गुजरात शहर, और गुजरात में ये जो दिख रहा है ना, ये आनंद शहर है, रेड रेड में, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है ये आनंद शहर है। तो हुआ क्या था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये रेड शहर में हुआ क्या था। तो 1970 के दशक में दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक आनंद शहर में एकत्रित होते हैं। आनंद शहर पता चल गया ना, गुजरात की ये जो रेड कलर जो है, यहाँ पे आनंद शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लाख दूध उत्पादक इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और इकट्ठे होकर क्या करते हैं, ये एक अमूल नामक आंदोलन से जुड़ते हैं, यानी एक आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है। इसका नाम है अमूल, ठीक है। और इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। और इस आंदोलन से 25 लाख दूध उत्पादक इकट्ठे हुए और जुड़ते हैं, और इस आंदोलन की वजह से गुजरात में दूध उत्पादन में भारी वृद्धि हुआ, ठीक है। और इसी को श्वेत क्रांति हमने कह दी, यानी गुजरात में दूध उत्पादन में भारी वृद्धि हुआ ना, इसी को हमने क्या कह दिए, श्वेत क्रांति। और याद रखिए, ये श्वेत क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वर्गीज कुरियन कर रहा था, जो मैं आगे बताऊंगा। और वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये श्वेत क्रांति का डेफिनेशन समझ गए हम, और ऑपरेशन फ्लड का समझते हैं। लेकिन माइंड सेट रखिएगा कि दोनों का डेफिनेशन, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दोनों एक ही है, ठीक है। श्वेत क्रांति में तो सिर्फ दूध के उत्पादन पर बल दिया गया था ना, लेकिन ऑपरेशन फ्लड में दूध उत्पादन के साथ साथ और भी चीज़ों पर बल दिया गया था, ताकि गांव का विकास हो सके। तो देखो, इस क्रांति के बाद, मतलब श्वेत क्रांति के बाद 1970 के दशक में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण गरीबी बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। इस ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था, ठीक है। और इसी वजह से ये ऑपरेशन चलाया गया था। और इस ऑपरेशन के द्वारा दूध से बनने वाली वस्तुएं जो भी होती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पनीर, घी, दही, मिठाई आदि, इन सब के उत्पादन में वृद्धि किया जाने के लिए बल दिया गया था ऑपरेशन फ्लड में, ठीक है। अब देखोगे आप, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड में थोड़ा सा अंतर है कि श्वेत क्रांति में सिर्फ दूध उत्पादन पे बल दिया गया, लेकिन ऑपरेशन फ्लड में दूध उत्पादन के बाद जब बहुत ज़्यादा गुजरात में दूध उत्पादन बढ़ गया, ठीक है, तब उन्होंने दूध से बनी वस्तुओं के निर्माण करने पर भी बल दिया, ठीक है, ताकि गुजरात के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है, वो बेरोजगारी के चपेट से बच सके, ठीक है, और उनको रोजगार मिल सके। इसलिए दूध से बनी वस्तुओं के उत्पादन पर ये बल देने लगे, ठीक है, ताकि गांव की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, ये भी समाप्त हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जितना हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और केरल मॉडल क्या है, ठीक है, तो केरल मॉडल को जानना ज़रूरी है। तो केरल मॉडल, केरल के विकास के लिए जो मॉडल तैयार किया गया था, उसी को ही केरल मॉडल कहते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा केरल के विकास को बढ़ावा और ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी आदि को समाप्त करने पर बल दिया गया इस मॉडल के द्वारा। आपको बहुत इजी याद करना है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है इसमें। केरल की जगह पे सोचो पंजाब मॉडल होता, तो क्या बोलते हम, बोलते कि पंजाब के विकास के लिए जो मॉडल तैयार किया गया है, ठीक है, उसी की हमने पंजाब मॉडल कह दिए, ठीक है। और हर मॉडल में क्या किया जाता है कि भाई उस राज्य के विकास पर बल दिया जाता है, और वहाँ के ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, जो आपको याद आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीयकृत नियोजन, ठीक है, केंद्रीयकृत नियोजन। अब केंद्रीयकृत नियोजन क्या होता है, तो सिंपल सी है, ऐसी नियोजन जिसमें केंद्र सरकार की अधिक तथा राज्य सरकारों की कम भूमिका होती है, ठीक है, ऐसी योजनाओं को ही हम केंद्रीयकृत नियोजन कह देते हैं। जैसे कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलो, तो पंचवर्षीय योजना भी समझ में आ गया आपको, और केंद्रीयकृत नियोजन समझ में आ गया। फिलहाल अब समझ लेते हैं केंद्रीयकृत, विकेंद्रीयकृत। ये पीछे था केंद्रीयकृत, अब ये विकेंद्रीयकृत, ठीक है। तो विकेंद्रीयकृत नियोजन क्या होता है, ये समझ लेते हैं। ऐसी नियोजन जिसमें राज्य सरकार की अधिक भूमिका और केंद्र सरकार की कम भूमिका होती है, ऐसी योजनाओं को ही हम विकेंद्रीकृत नियोजन कह देते हैं। यानी कि
केंद्रीयकृत नियोजन जो था ना, उससे बिल्कुल उल्टा था। ठीक है, उल्टा है ये। और इसका एग्जाम्पल है केरल मॉडल। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान भी बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो 1944 में देश के विभिन्न भागों से 8 उद्योगपति एकत्र होते हैं बॉम्बे में। कहाँ पे एकत्र होते हैं? बॉम्बे में। और देश की अर्थव्यवस्था को नियोजित ढंग से चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पेश करते हैं, और इसी को हम क्या कह दिए? बम्बई प्लान। यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, लेकिन बम्बई प्लान। बम्बई पहले गुजरात और महाराष्ट्र से मिलकर बनता था, और मुंबई आज महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है। ठीक है, छोटा तो नहीं कहेंगे, बड़ा शहर है, लेकिन ये एक छोटा सा प्रांत, छोटा सा एक क्षेत्र है ना ये। ठीक है, पहले गुजरात और बम्बई दोनों मिलकर बनता था, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर बनता था बॉम्बे। तो चलो, बॉम्बे भी आपको समझ में आ गया होगा, बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत तो दोनों आपको पता चल गया ना, लेकिन इन दोनों पर एक क्वेश्चन आता है कि केरल मॉडल क्या केंद्रीयकृत नियोजन है या विकेंद्रीकृत? ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो केरल मॉडल जो है ना, वो केंद्रीयकृत नियोजन है, सॉरी विकेंद्रीयकृत नियोजन है। विकेंद्रीय मतलब राज्य का ज़्यादा भूमिका है ना। तो आपको बताना कि केरल मॉडल विकेंद्रीकृत नियोजन है। केरल मॉडल विकेंद्रीकृत नियोजन है। विकेंद्रीकृत नियोजन क्यों है? क्योंकि इस मॉडल के निर्माण में ना राज्य सरकारों की ज़्यादा भूमिका है और केंद्र सरकारों की कम भूमिका है। ठीक है, और आप केरल मॉडल का डेफिनेशन बता दीजिएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम पढ़ लेते और दक्षिण पंथ में अंतर है। ये वामपंथ और दक्षिण पंथ में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। तो देखता हूँ किसी किसके ऊपर इसके ऊपर फोकस करता है, कितना करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है वामपंथ। वामपंथ क्या है? तो वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जिसको मानने वाले लोग वामपंथी कहलाते हैं। ठीक है, वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जिसको मानने वाले लोग वामपंथी कहलाते हैं। और वामपंथ शब्द ऐसे लोगों की ओर इशारा करता है, ठीक है, जो गरीबों का पक्षधर होते हैं। ठीक है, और गरीबों के पक्ष में जो भी सरकारी नीतियां होती है उनका समर्थन करते हैं, और गरीबों के विपक्ष में जो भी सरकारी नीतियां होती हैं उसका घोर विरोध भी करते हैं। ठीक है, तो सीधा सा मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा लोग जो गरीबों का पक्ष लेता हो उन्हीं को हमने क्या कह दिए? वामपंथ हमने कह दिए। ठीक है, चलो अब हम दक्षिण पंथ समझ लेते हैं। दक्षिण पंथ क्या है एक्चुअली? तो दक्षिण पंथ एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को मानने वाले लोग को वाम दक्षिणपंथी कहते हैं। ठीक है, मतलब सेम डेफिनेशन है वामपंथी का। ठीक है, थोड़ा दूर तक, लेकिन अब क्या है, ये दक्षिणपंथी लोग जो है ना, ये ऐसे लोग हैं जो देश का विकास ना प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता के द्वारा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा करना चाहते हैं। ठीक है, ये दक्षिणपंथी लोग कौन से हैं? तो ऐसे लोग हैं जो देश के विकास प्रतियोगिता के द्वारा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा विकास करने पर बल देते हैं। तो ऐसे लोगों को ही हम क्या कहते हैं? दक्षिणपंथी। ठीक है, और वामपंथी और दक्षिणपंथी में ना अक्सर मतभेद बनी रहती है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं जोनिंग। जोनिंग भी बहुत बार मैप में क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के लिए भी। ऐसे ही नॉर्मली थ्योरिटिकल भी पूछ लेता है कई बार। तो जोनिंग थोड़ा समझ लेते हैं हम। जोनिंग क्या है? तो जोनिंग का अर्थ होता है बाड़ाबंदी। खेत है हमारा, और खेतों के चारों तरफ से हम क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं ना, बाड़ यानी तार, खंबा गाड़ गाड़ के। इसको ही हमने कह दी है बाड़ाबंदी। कोई दिक्कत है? और ये क्या है कि क्वेश्चन आता है मैप में, क्वेश्चन आएगा मैप में आप सबके लिए कि जोनिंग का सबसे बड़ा प्रभाव किस राज्य में पड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जोनिंग का सबसे बड़ा प्रभाव है ना बिहार में पड़ा था। ठीक है, बिहार में जोनिंग बड़े स्तर पर किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो ये मैप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जोनिंग की वजह से किस राज्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना क्या है? तो जिस योजना को 5 साल के लिए बनाया जाता है किसी विशेष उद्देश्य से, उसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। एक बार फिर से बोलूँगा, जिस योजना को 5 साल के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसी को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं।
ताकि देश के किसी विशेष क्षेत्र को तेजी से विकास किया जा सके। इसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और आपको भी पता है पहली पंचवर्षीय योजना जो है किसी विशेष क्षेत्र को विकास करने के लिए बल दिया गया था, चलाया गया था, और वो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। ठीक है। और तीसरा जो था वो तीसरा जो 61 में जो चला था तीसरा पंचवर्षीय योजना, ये रोजगार और खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर जो ज़्यादा बल दिया गया था। तो ये सब सारे के सारे चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम पंचवर्षीय योजना का डेफिनेशन तो पढ़ ही लिए हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। अब दोनों में पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना और ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना और ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो यहाँ पे प्रथम ही लिखा गया है। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है, आप थोड़ा सा देख लेना। और देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चलाया गया था और 5 साल बाद दूसरा पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार करने वाला जो अर्थशास्त्री थे वो थे के.एन. राज। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो खाका तैयार करने वाले थे वो थे P.C. महालनोबिस। अच्छा, ये महान लोबिस लिखा गया, ये बिल्कुल गलत है वर्ड। क्या करना है, मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। महाल नोबिस। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओहो, P.C. महालनोबिस। ठीक है, P.C. महालनोबिस है। ठीक है, महान लोबिस ऊपर लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन थोड़ा ठीक कर लेना आप सब। ठीक है। तो प्लीज़ एक बार महाल नोबिस लिखना, महान लोबिस नहीं है। ठीक है। एक बार फिर से मैं कोशिश करूँगा राइट कर देने की। चलो। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मूल मंत्र था वो था धीरे धीरे से विकास करना। ठीक है। क्योंकि के एन राज का कहना था कि हमारी अर्थव्यवस्था का इतना शोषण हुआ है इतने सालों में, अंग्रेजों के शासनकाल में, कि हम अगर तेज़ी से अगर विकास करते हैं तो हमारा अर्थव्यवस्था का और ज़्यादा दोहन होगा, शोषण होगा। इसलिए धीरे से विकास करना चाहिए हमें। ठीक है, धीरे धीरे विकास करना चाहिए, ये मूल मंत्र था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। लेकिन दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो अर्थशास्त्री थे उनका कहना था हमारी अर्थव्यवस्था का इतना शोषण हुआ है और इतनी सारी समस्याएं हैं कि हमें तेजी से विकास करना चाहिए। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो मूल मंत्र था वो था तेजी से विकास करना। ठीक है। और नेक्स्ट है, दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में कदम क्या उठाया गया था। ठीक है। तो इसमें उठाया गया था भाई, बहुत सारा उठाया गया था, जो आप हरित क्रांति के दौरान की बातें उठा सकती हो, जैसे छोटे बड़े नहरों का निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, HY का प्रयोग करना आदि। और इसमें छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना करना अपना देश के अंदर। ठीक है। और आयात पर रोक लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सब था। और परिणाम क्या निकला, तो परिणाम दोनों को ही एक साथ इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, कि भाई दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से देश का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, और लोगों का जीवन स्तर में सुधार आया। ठीक है, ये परिणाम में लिखना है। अब जो नीति आयोग है और योजना आयोग है, इसका जो अंतर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।